चलो प्रभु। प्रभु आओ जी, सबका स्वागत है, जल्दी से। चलो, आज पढ़ने की इच्छा हो रही है क्या? जल्दी से बताओ। यहां सर, आज पढ़ने की इच्छा हो रही है नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ। आ जाओ जी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इधर भी आईडीटी की बुक्स आ गई सर, पर डीटी की बुक्स नहीं आई। यश, तुमने ना यूट्यूब वीडियो नहीं देखे जो हमने रिलीज किए थे बेटा? प्लीज देखो एक बार। सर पेरी पोना, थैंक यू बेटा। तो बहुत दिनों बाद मेरे को ऐसा एहसास हुआ है कि मैं बड़ा भी हूं। चल, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की राखी बहुत अच्छी गई होगी, मेरी भी अच्छी गई है। वैसे हमारे में ना राखी अभी नहीं मनाते, मतलब स्पेशली मारवाड़ीज में अगर बात किया जाए ना, तो राखी अभी नहीं मनाते। हम लोग ऋषि पंचमी के दूसरे दिन मनाते हैं, मतलब ऋषि पंचमी के दिन मनाते हैं, गणपति के दूसरे दिन। ये इसका लॉजिक मेरे को नहीं पता क्यों ऐसा है, बट पहले से ऐसा है और हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो हम लोग कल राखी नहीं मनाते एक्चुअली। गणपति जी का जो दूसरा दिन होता है ऋषि पंचमी, हम लोग उस दिन राखी मनाते हैं। चलो, वैसे कुछ याद आ रहा है? यस, कुछ याद आ रहा है? एक मिनट एक मिनट, याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है। हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स शुरू किया था, सी यस राइट। 4 वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, बोलो हाँ। यस प्रभु। अच्छो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ने 4 वर्ड पढ़ लिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हमने पूरा डीप के अंदर में तोड़ दिया। सेक्शन 4 पे थे आखिरी बार हम, तुम्हें याद है? सेक्शन 4 पे थे हम लोग। तो सेक्शन 4 को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इनकम टैक्स इज पेएबल at the rate given in annual finance act for any assessment year in respect of total income of any person in previous year. यस तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं बेटा, डरना मत। और आपके पास अगर नोट्स नहीं होगा तो मेरे टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। आपको 3 जगह मेरे साथ मैंडेटरीली ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। ये 3 जगह ज्वाइन कर लेना ताकि आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आज आपका पहला दिन है तो भैया इसके पहले के जो वीडियोस है प्लीज फटाफट देख करके आ जाइए। चलो, इनकम टैक्स के वर्ड को हम ऑलरेडी तोड़ताड़ कर चुके हैं, से यस। इनकम टैक्स के वर्ड को हम तोड़ताड़ कर चुके हैं। इज पेएबल एट द रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट हमने नहीं देखा। फॉर एनी असेसमेंट ईयर हमें नहीं पता। इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम, आय हाय हाय क्या दर्द है। टोटल इनकम मतलब याद आ रहा है तुम्हारे को? सबसे पहले 5 हेड ऑफ इनकम। 5 हेड ऑफ इनकम कौन कौन से है? सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इन सबको मिलाओ, इसमें से थोड़ा सा क्लबिंग और सेट ऑफ डालो, आपका बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शन माइनस करो। कुटले चैप्टर 6A के डिडक्शन माइनस करो तो आपको बन जाएगा टोटल इनकम। सो टोटल इनकम पे हम लोग टैक्स पे करते हैं, राइट, ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। तो यहां से हमें पहला वर्ड मिला पर्सन, क्या तुम्हें याद है? यहां से हमें पहला वर्ड मिला पर्सन। यस, यहां से हमें पहला वर्ड मिला बेटा पर्सन। अब पर्सन की डेफिनेशन में हम लोग आगे बढ़े, राइट। पर्सन की डेफिनेशन में हम लोग आगे बढ़े। जब पर्सन की डेफिनेशन में आगे बढ़े तो पहला पर्सन मिला हमें इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब था एक नेचुरल पर्सन। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब कवर होते हैं, इनफैक्ट माइनर्स भी इसके अंदर में कवर होते हैं। फिर हमने बात करी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। चाहे आप मिताक्षरा स्कूल से आते हो, चाहे आप दया भागा स्कूल से आते हो, दोनों के अंदर में कवर्ड है। HUF स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले आपकी मैरिज होनी चाहिए। अ पर्सन विल गेट एडमिशन बाय बर्थ। इसका मतलब क्या देखा था हम लोगों ने? इसका मतलब हम लोगों ने देखा था कि एक पर्सन को एडमिशन बाय बर्थ मिलेगा, लेकिन एडमिशन तो तब मिलेगा जब कुछ एग्जिस्ट करता हो। तो HUF एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? मैरिज से आ जाता है। आपको एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और एक पैन कार्ड लेना पड़ता है। HUF का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है?
तीसरा पर्सन की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था फर्म और एलएलपी। उस दिन हमने बड़े मजे से समझा था कि ये कहने के लिए तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर में पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है ये अनलिमिटेड होती है, भले ही एलएलपी एक्ट के हिसाब से वो लिमिटेड रखा गया हो। सो फर्म इंक्लूड्स एलएलपी एक्सेप्ट फॉर 44 एडी। 44 एडी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हमने कहा जब हम पीजीबीपी में जाएंगे तब इसको समझेंगे, ये लाइन अभी समझ नहीं आएगी, बस अभी लिख लो। यस, चलो जी, डन। आ जाओ, अब पर्सन की डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। पर्सन की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर में लिखी थी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, 3 पर्सन हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, बाकी सारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन है और जो देखते हुए आ रहे हैं, आप सभी को पता है लास्ट के 15 मिनट में आपके लिए भरपूर टाइम रखता हूं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, तो प्लीज इसके बीच में बाकी रिप्लाई करके या बाकी क्वेश्चन पूछ करके आप अपना और मेरा ध्यान दोनों का मत भटकाइए, ठीक है। और बाकी जितने बच्चे कंटिन्यूअसली देख रहे हैं इन सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर मान लो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया और आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा कंटिन्यूअसली मैसेज करते जा रहा है, तो प्लीज उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आखिरी के 15 मिनट के अंदर में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, वहां पे हम लोग एक साथ सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? तो चलो 1 2 3, अब आते हैं कंपनी के ऊपर। बोलो किसके ऊपर? कंपनी। कंपनी कंपनी क्या पर्सन है? यस, कंपनी पर्सन है। कंपनी को हम इनकम टैक्स पर्पस के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेफिनेशन पर्सन की, हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेफिनेशन पर्सन की। यस, चलो जी। सो कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी 2 प्रकार की होती है। कंपनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है बेटा डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी होती है बेटा फॉरेन कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 कंपनी होती है। एक होती है डोमेस्टिक, दैट इज घर वाली, दूसरी होती है बाहर वाली। मतलब कितनी तरह की कंपनी होती है? 2 तरह की कंपनी होती है। एक होती है घर वाली, दूसरी होती है बाहर वाली। यस, घर वाली मतलब डोमेस्टिक कंपनी, ऐसी कंपनी जो इंडिया में सेटअप हुई है, इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है। बात समझ में आ रही है? दूसरी है फॉरेन कंपनी, दूसरी है फॉरेन कंपनी जो है ही बाहर की, मतलब इंडिया में रजिस्टर नहीं हुई है, हां पर इंडिया में ऑपरेट हो रही है, मतलब इंडिया में उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। अच्छा जी सर कंपनी के अंदर में हम लोग सारे कैरेक्टर कवर करते हैं, मतलब चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, या तो फिर ओपीसी हो, हर तरह की कंपनी इसके अंदर में कवर होती है, राइट? हर तरह की कंपनी इसके अंदर में कवर होती है। सो वेदर कंपनीज आर ऑल्सो लायबल टू टैक्स इन इंडिया? आंसर इज यस, बिकॉज दे कुड बी they could have income which is earned in India and they are considered as person for the purpose of Income Tax Act. Yes. So individual, HUF, firm, company, 5th AOP, BOI. अच्छा, इसके पहले मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं। क्या गवर्नमेंट कंपनी को भी पर्सन माना गया होगा? बिल्कुल सही सर। कंपनी इज कंपनी, उसका कैरेक्टर कुछ भी हो, कंपनी इज कंपनी, उसका कैरेक्टर कुछ भी हो डजंट मैटर, उसका कैरेक्टर कुछ भी हो डजंट मैटर। तो वो गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनीज को भी क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। कुछ बच्चों ने मेरे से सवाल पूछे, वो सवाल मैं आपके जवाब देना चाहता हूं। क्या इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इनकम टैक्स भरना पड़ता होगा? सवाल पूछे गए थे कुछ, तो मैंने कहा क्यों नहीं, पूछ लो। क्या इनकम टैक्स ऑफिसर को भी टैक्स भरना पड़ता होगा? क्या कस्टम ऑफिसर को भी टैक्स भरना पड़ता होगा? क्या पुलिस को भी टैक्स भरना पड़ता होगा? आपके मन में क्या आता है इसका जवाब? एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मुझे लगा ये सवाल हो सकता है दूसरों के बच्चों के मन में आ जाए, तो मैंने ये सवाल आप सबके सामने रख दिया। सारे बच्चे कह रहे हैं हां सर, पर्सन पर्सन है, भले ही वो इनकम टैक्स में ही काम क्यों ना करता हो, डजंट मैटर। मेरे बच्चे जवाब एकदम सही है, पर्सन पर्सन है, इंडिविजुअल, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सारे के सारे पर्सन के अंदर में कवर होते हैं। और अगर पर्सन है तो वो काम किधर कर रहा है इससे कोई लेन देन नहीं है, इनकम आ रही है, खत्म काम, टैक्स देना होगा। तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इनकम टैक्स देना होता है? यस सर। क्या पुलिस को भी देना होता है? यस सर। कस्टम ऑफिसर को? यस सर, बिल्कुल देना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, एओपी बीओआई। सर ये एओपी बीओआई क्या होता है? एओपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में एओपी लिख सकते हो। बीओआई का फुल फॉर्म होता है बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वैसे इनकम टैक्स में इनके टैक्स ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं है, हां, पर इसके फॉर्मेशन रिलेटेड थिंग्स डिफरेंट होती है। इनकम टैक्स पर्पस में ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एओपी बीओआई का टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, यानी आप एओपी कह दो या बीओआई कह दो, टैक्स ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, हां, पर इनका फॉर्मेशन बिल्कुल अलग अलग होता है। अब ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब ऐसे कुछ लोग जो आकर के एक साथ काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअल, मतलब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा एसोसिएशन जहां पे सारे इंडिविजुअल्स ही हो, इसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। ये प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों के लिए हो सकता है, ये प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों के लिए हो सकता है। अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं, मान लीजिए लाफ्टर क्लब बनाया कुछ लोगों ने लाफ्टर क्लब बनाया। इस लाफ्टर क्लब के अंदर में जो भी व्यक्ति ज्वाइन होगा उसे एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी होगी, बराबर, उसे एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी होगी। वो कंट्रीब्यूट करके ये लोग क्या करेंगे, कोई छोटा सा बिजनेस ऑपरेट करेंगे। नाउ अब ये क्या हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, सारे इंडिविजुअल्स एक साथ कलेक्ट हो गए, इन्होंने एक अपना एसोसिएशन फॉर्म कर लिया और उस एसोसिएशन के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। इसमें हमारे देश के एक सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, लिज्जत पापड़। जब लिज्जत पापड़ की शुरुआत हुई थी तब वो कोई कंपनी नहीं थी, जब लिज्जत पापड़ की शुरुआत हुई थी गुजरात से, तब वो कोई कंपनी नहीं थी, कुछ 7 महिलाओं ने आकर के एक साथ बिजनेस चालू किया था, मतलब 7 इंडिविजुअल्स ने आकर के काम शुरू किया। जब ये महिलाओं ने पहली बार पापड़ बनाया तो पापड़ बना करके 1 रुपए प्रति महिला को प्रॉफिट बच गया, और ये प्रॉफिट से वो लोग बहुत खुश हो गए। उनने बोला अरे वाह, हम कुछ ही घंटे दे करके 1 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो वो लोग ने क्या किया, उन लोगों ने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ते गए, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सेल, ज्यादा प्रॉफिट। अब इस तरीके के एसोसिएशन जहां पे इंडिविजुअल्स ही सारे मिल करके काम कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल के अलावा उस एसोसिएशन में कोई नहीं है, हम ऐसे कंसेप्ट को कह सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसे कंसेप्ट को हम कह सकते हैं, बोलो बेटा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, सपोज कर लीजिए मेरी लैंड है, बराबर है, वीजे की लैंड है, और एक बिल्डर है, लेट्स से वीलन बिल्डर्स, बराबर है। तो विजय ने क्या किया, विजय ने बोला मैं अपनी लैंड देता हूं, वीलन बिल्डर ने बोला ठीक है हम इसके ऊपर में बिल्डिंग बनाएंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम डिवाइड करेंगे। वीलन बिल्डर्स इज अ कंपनी वेयर एज विजय इज एन इंडिविजुअल, 2 लोग मिल करके काम कर रहे हैं। आप अकाउंट्स में जिसे ज्वाइंट वेंचर कहते हो, ज्वाइंट वेंचर में अगर सारे इंडिविजुअल है तो आप उसको टैक्स की भाषा में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह दो। यही ज्वाइंट वेंचर में इंडिविजुअल के साथ कोई भी और एंटिटी है, जैसे इंडिविजुअल के साथ एक एचयूएफ, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल के साथ एक फर्म, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल और कंपनी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो जहां पर्सन और पर्सन हो गए, कम अगेन, पर्सन और पर्सन हो गए, तो हम इसको क्या कहेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हम इसको क्या कहेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यस, so association of person covers person or persons, it covers only individuals। टैक्स ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, टैक्स ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, लेट्स से अ जॉइंट वेंचर, लेट्स से अ जॉइंट वेंचर, इनकम टैक्स में हम जॉइंट वेंचर कंसेप्ट नहीं यूज करते, हम उसको एओपी में क्लासिफाई कर सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लेट्स से कोई क्लब, कोई एसोसिएशन। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने रोटरी क्लब सुना होगा, रोटरी क्लब के अंदर में जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं। रोटरी क्लब आपने सुना होगा, इसके अंदर में जितने भी लोग हैं ये सारे इंडिविजुअल्स हैं। किसमें क्लासिफाई करेंगे इसे, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मजदूर संघ यूनियन होते हैं जिसके अंदर में सारे मजदूर होते हैं, ये क्या हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए। रेलवे यूनियन मजदूर संघ, सुदगिरनी मजदूर संघ, तो ये जो एसोसिएशंस बनते हैं, राइट, ये एसोसिएशंस क्या होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यही सारे दुकानदारों ने मिलकर के अपना एक एसोसिएशन बना लिया, सारे, लेट्स से मेडिकल एसोसिएशन ऑफ पुणे, सारे दुकानदारों ने मिलकर के अपना एक एसोसिएशन बना लिया। अब इसमें कुछ दुकानदार ऐसे होंगे जो प्रोप्राइटरी पे वर्क कर रहे होंगे, कुछ दुकानदार ऐसे होंगे जो फर्म पे ऑपरेट कर रहे होंगे। अब ये सब मिलकर के एक एसोसिएशन बन गया इनका, इसमें पैसे कलेक्ट हो गए, मेंबर बन गए आप। अब ये पैसे कहीं एफडी में रखा जाता है, इंटरेस्ट में लगाया जाता है, या किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब आप इसे
एओपी बोल के क्लासिफाई करोगे। आर यू गेटिंग इट मालिक? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स ट्रीटमेंट कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ फॉर्मेशन वाइज फर्क है। अगर किसी एसोसिएशन में सारे इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल में मेल फीमेल बाकी सब आ गए, सारे इंडिविजुअल हो, हम उसको बीओआई कह देंगे, अदरवाइज उसको एओपी कह देंगे। बाकी टैक्स ट्रीटमेंट में 0% का डिफरेंस है। बात समझ में आई? 0 डिफरेंस। क्लब हो गए, एसोसिएशन हो गए, आईसीएआई हो गया। आईसीएआई आप देख लीजिए, आईसीआई के जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल पर्सन होते हैं। आईसीएसआई हो गया, आईसीएमएआई हो गया। सो ये सारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर में क्लासिफाई हो सकते हैं, प्रोवाइडेड इनका फॉर्मेशन और किस तरीके से हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। क्या इसे बॉडी कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट का दर्जा दिया गया है तो फिर इसे कंपनी में क्लासिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका क्लासिफिकेशन बीओआई के अंदर में होगा, क्योंकि यहां पे सारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। क्लियर है? हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि ये एओपी है या बीओआई है, ये बताओ जनरली, क्योंकि दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ फॉर्मेशन वाइज दोनों अलग होते हैं। सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई। 6th is local authority. 6th is local authority. इनकम टैक्स ने लोकल अथॉरिटी को भी नहीं छोड़ा, इनकम टैक्स ने लोकल अथॉरिटी को भी नहीं छोड़ा। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या हो गया भाई? लोकल अथॉरिटी मतलब क्या हो गया? कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इनकम आती है? आप खुद सोच के देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनकम नहीं आएगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनकम नहीं आएगी। एक बच्चे ने फिर मेरे से वही नादानी वाला सवाल पूछ लिया, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी एओपी में क्लासिफाई होगा या बीओआई? हमें देखना होगा, हर केस में देखना होगा। क्या वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल्स है, हम उसको बीओआई कह देंगे मेरे बच्चे। अगर वहां पे इंडिविजुअल के अलावा और किसी की भी एंट्री है, हम उसे एओपी कह देंगे। हालांकि एओपी बोलो या बीओआई बोलो, टैक्स ट्रीटमेंट तो सेम ही है। यस। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनकम कमाता होगा? जी हां, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकम जरूर कमाता होगा। बताओ कैसे कमाता होगा कोई म्युनिसिपैलिटी इनकम? पहले सोच के देखो, म्युनिसिपैलिटी कैसे इनकम कमाता होगा? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कैसे इनकम कमाता होगा? कोई बोर्ड सेटअप किया गया, सर टैक्स से कमाता है, बिल्कुल सही जवाब मालिक, टैक्स से कमाता है। म्युनिसिपल टैक्स कलेक्ट किया जाता है, यस। उसके अलावा रेंट कलेक्ट करते, बहुत सारी प्रॉपर्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आती है तो वो रेंट कलेक्ट करते हैं इन प्रॉपर्टीज का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानी इलेक्ट्रिसिटी बेच के पैसा कमाता है, तो दे आर ऑल्सो लायबल टू टैक्स बिकॉज दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज पर्सन। हालांकि इन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है। 7th कैटेगरी जिसने भी बनाई मैं उसका फैन हो गया, 7th कैटेगरी जिसने भी बनाई मैं उसका फैन हो गया। 7th कैटेगरी के अंदर में कौन आता है? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। डेफिनेशन वाले ने क्या जबरदस्त डेफिनेशन लिखी है, जरा देखना। उन्होंने कहा इफ एनी पर्सन नॉट कवर्ड इन एनी 6 अबव। क्या कहा उन्होंने कहा अगर ऊपर कोई में नहीं आते, ना वो इंडिविजुअल है, ना वो एचयूएफ है, ना वो फर्म है, ना वो कंपनी, ना वो एओपी बीओआई है, हम उसको एजेपी कह देंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कह देंगे। मतलब आप अगर ये कभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंडिविजुअल है क्या, आप बोलोगे नहीं ये नेचुरल पर्सन तो नहीं है, फिर ये एचयूएफ के तरह से क्लासिफाई हुआ है नहीं, फर्म नहीं, कंपनी नहीं, एओपी बीओआई भी नहीं, उसको उठा करके फिर हम एजेपी में डाल देते। जनरली इसमें वो लोग आते हैं जो अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन होते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे एसोसिएशंस को पकड़ लेता है। मतलब होते वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ही है, लेकिन वो इनकम टैक्स में रजिस्टर नहीं होते, क्योंकि अगर रजिस्टर हो जाते थे तो वो एओपी बीओआई में क्लासीफाई होते थे। अब अगर वो रजिस्टर नहीं होते पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेता है कि भैया इस तरीके का कोई एसोसिएशन बना है जो प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब कागजों पे ये लोग साथ में काम नहीं कर रहे बट ये लोग एक्चुअली साथ में काम करके प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के नाम से क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है। सो इसका जो स्कोप है ये बहुत वाइड है,
इसका जो स्कोप है ये बहुत वाइड है। उन्होंने कहा जो कहीं नहीं जाते वो हमारे पास आते, मतलब इफ एनी पर्सन इज नॉट कवर्ड इन एनी 6 अबव इट विल बी कवर्ड हियर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इनकम टैक्स ने किसको छोड़ा? क्या इनकम टैक्स ने किसी को छोड़ा? छोड़ा किसी को इनकम टैक्स ने? किसी को नहीं छोड़ा। सबका कटा है, सबका कटेगा। आई मीन टैक्स सबका कटा है, सबका कटेगा। उन्होंने हर व्यक्ति को कवर कर लिया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। उन्होंने कहा कि भैया सब कवर हो गए, कोई नहीं छूटेगा। अब इस डेफिनेशन को याद रखना है क्योंकि थ्योरी में पूछा जाता है ये डेफिनेशन। क्या मैं आपके हाथ ले सकता हूं? प्लीज मुझे अपने हाथ दे दो। आप जहां कहीं भी बैठे हो, पूरे हिंदुस्तान, दुबई या नेपाल, आप जहां पे भी बैठे हो, प्लीज मुझे अपने हाथ दे। पेन वेन नीचे रख दे, अपने हाथ दे। हाथ बिजी तो नहीं है कहीं? बराबर, चलिए मुझे हाथ दे। अब इस डेफिनेशन को कैसे उंगलियों पे याद रखा जा सकता है? इंडिविजुअल। कमन 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 डू इट। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा यार ये मास्टर डांस करवा रहा है। डोंट वरी, मैं टैक्स को पढ़ाता ही ऐसे, रोमांसिंग द टैक्सेशन नाम यूज करता हूं मैं, बात समझना। सो सबसे पहले इंडिविजुअल, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फर्म, दो लोग मिलके फर्म बनाते हैं, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पीपल। सो 1 2 3 कम ऑन। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी। कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, right? Company is a going concern. So individual, HUF, firm, company. AOP, BOI, association of person, body of individual. Association of person, body of individual. So come on everybody. Individual, HUF, firm, company, AOP, BOI. Association of person, body of individual. Local authority, आसपास में जितना जो कुछ है सब लोकल अथॉरिटी का ही है। रोड बनाए लोकल अथॉरिटी के बनाए हुए, वो उनको ओन करते हैं। सो आसपास में जितना जो कुछ है ये सब लोकल अथॉरिटी का है। सो कम ऑन, कम अगेन। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, लोकल अथॉरिटी, AJP। बात समझ में आई क्या? सो आज जाना, आज अपने घर पे जाना और मस्त पप्पा को ऐसा बैठाना, पप्पा सुनो, पप्पा को कुछ नहीं समझ में आएगा तुम क्या कर रहे हैं। पप्पा बोलेंगे बेटा तू क्लास ही कर रहा है ना। पापा को बोलना पापा आप नहीं समझ पाओगे, ब्रो कोड है, चिल। मम्मी दिखेगी रसोई बना ही रही होगी, मम्मी मम्मी आपको पता है पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? आपको पता है पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? वो समझ नहीं पाएंगे तुम क्या कर रहे हो। वो बोलेंगे बेटा तू सब सही है ना। उनको बोलना मम्मी अलग नशा चल रहा है, अलग लेवल के नशे चल रहा है, आप टेंशन मत लो, सब ओके चल रहा है। किसी को समझ ही नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो। मस्त रील्स बना करके डालने का। इफ यू कैन गेट इट, सी ए थिंग्स। इफ यू कैन गेट इट, सी ए थिंग्स। चलो कम ऑन। हाँ मार तो पड़ेगी, अबे मार नहीं पड़ेगी तुम्हारे को, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। इमेजिन तुम एक रील्स बनाओ, इमेजिन तुम एक रील्स बनाओ। अगर आप सच्चे सीए हैं, आप पक्के स्टूडेंट है, तो डिकोड दिस। बस इतना रील बनाना और डाल देना, फिर देखो अपने दोस्त क्या जबरदस्त कमेंट पे कमेंट करते जाते। अबे क्या डांस कर रहा है, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट है। और फिर आएगा मजा, और फिर बोलेगा हैशटैग सीए थिंग्स। और जिसको नहीं पता उसके अलग लेवल के मजे। और जो तुम्हारे साइंस वाइंस वाले दोस्त होंगे ना, जो इस कोर्स में नहीं आ पाए, वो बोलेंगे क्या है ये, क्या कर रहा है ये, क्या डांस है ये। उनको बोलना तेरे को नहीं समझेगा रे, कॉमर्स वाली चीज है, तेरे को नहीं समझेगा, तूने अपना वैसे ही लाइफ खराब कर लिया साइंस चूज करके, चल। ऐसे मजे ले सकते हो तुम। लड़का सीए नहीं अलग धंधे में लगे अरे तुम करके देखो, इतना मजा आएगा ना तुम्हारे को। इस तरह से घर वालों को तुम छेड़ोगे ना, घर वालों को भी लगेगा ये कुछ तो कर रहा है, पर क्या कर रहा है बस वो नहीं समझ आ रहा, पर कुछ तो ये कर रहा है। वो बोलेंगे तुझे चप्पल की डेफिनेशन बताओगे। अरे ऐसा नहीं बोलते रे, प्यार करेंगे वो अपने को, ऐसे नहीं बोलेंगे वो। डन, चलो। सो एवरीबडी लास्ट टाइम मेरे लिए 1 2 3 स्टार्ट। हाँ अगर आप सच्चे सीए तो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। भाई साहब जब चीजें हाथों में याद रखी जा सकती है तो क्यों हम किताबों को खराब करें। दिस इज कॉल्ड एज रोमांसिंग द टैक्सेशन। भाई अच्छे से भी हो सकती है, मजे से भी हो सकती है।
यस, मजा बहुत आ गया। यूज रिस्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट। मान लो आपकी बहन वहन को ऐसा डांस वांस का शौक है ना, उसको बोला अरे रुक मैं दिखाता हूं डांस क्या होता है, उसको भी नहीं समझ में आएगा ये कौन सा स्टेप था। यस, मैं कोई एक और बार नहीं करने वाला, तुम इतने गंदे लोग हो, तुम्हें ना इसका वीडियो बना बना करके मेरे को टैग करोगे, चल कुछ नहीं बनाने वाला मैं, इधर आओ। सो सेक्शन 4 पे थे भाई साहब हम। सेक्शन 4 पे हमें एक वर्ड मिला एनी पर्सन, हम पर्सन ढूंढने निकल गए, हम पर्सन ढूंढने निकल गए। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के बुक को देखोगे तो पर्सन से ज्यादा एक और वर्ड का यूज होता है और वो होता है असेसी। पर्सन से ज्यादा एक और यूज होता है वर्ड और वो होता है असेसी। आइए पहले पर्सन की डेफिनेशन को अलग करते हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, इधर देखो। पर्सन सेक्शन 231 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी-बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। For the purpose of this clause, AOP-BOI local authority AJP shall deem to be a person whether or not such authority body judicial person formed incorporated with an object of deriving profit and gains. Sir, AOP-BOI local authority AJP ये सारे पर्सन माने जाएंगे भले ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो या प्रॉफिट कमाना ना हो। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या टैक्स भरते हैं? बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, चलिए हमारे सल्लू भाई का बीइंग ह्यूमन ही ले लीजिए, सलमान भाई का बीइंग ह्यूमन, बताइए क्या ये लाइबल होगा इनकम टैक्स के लिए? सलमान भाई का बीइंग ह्यूमन बताइए क्या लाइबल होगा टैक्स के लिए? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल लाइबल होगा, बिल्कुल लाइबल होगा। बिल्कुल सही जवाब। देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट ही नहीं कमाते, उसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉफिट तो कमाते हैं पर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। वो प्रॉफिट तो कमा रहे हैं पर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। भाई साहब क्लियर है? अब यहीं आप देखो तो पर्सन से ज्यादा एक और वर्ड यूज होता है इनकम टैक्स में, उसको कहते हैं हम असेसी। अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी दूर और चल लेते हैं मालिक। असेसी, रजिस्टर में जाओ, रजिस्टर में जाओ, गिव द नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 असेसी। एवरी पर्सन liable to pay tax deemed to be assessee and assessee in default. देन असेसी मतलब कौन होता है? देखिए सिर्फ आपको पर्सन होने से काम नहीं चलता, आपको असेसी होना जरूरी है ताकि आपके ऊपर इनकम टैक्स कार्रवाई कर सके। मतलब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पे कोई भी कार्रवाई करनी है तो आपका असेसी होना जरूरी है। अब आप ये पूछेंगे भाई पर्सन और असेसी अलग अलग हुए क्या? मैं कहूंगा हाँ ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब आप पूछोगे सर डिफरेंस क्या है? यहां पे वर्ड की शुरुआत देखिए, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स,
और तोड़ेंगे और खींच के बाहर निकालेंगे, एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। क्या बोला? इसको हम क्या कहेंगे? असेसी कहेंगे। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट असेसी? किसी की अगर यहां तक गई हो तो मुझे समझाएं, हां या ना में जवाब दे। एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। कैसे सर? कैसे सर? बस ये लाइन समझ नहीं आई सर, बाकी सब समझ रहा है। अरे रुक रे भाई, मैं है ना, बात समझ। एवरी असेसी इज पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। सर प्रूव करके बताइए। हम है ना, सपोज कर लो किसी व्यक्ति की इनकम है 2 लाख रुपीस। सपोज विजय की इनकम है साल भर की 2 लाख रुपीस। अब अगर आपको पता होगा तो इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए तक के, दैट इज 2,50,000 रुपीज तक के टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स में 2,50,000 रुपीज तक के टैक्स नहीं लगता। अब अगर विजय की इनकम 2 लाख है, विजय पर्सन है क्या? डेफिनेटली यस, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। पर क्या विजय असेसी है? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज नॉट लाइबल टू पे द टैक्स। तो विजय पर्सन तो है पर विजय असेसी नहीं है, बिकॉज उसकी टोटल इनकम 2 लाख रुपीज है। यही विजय की इनकम अपन कर देते हैं 6 लाख रुपीज। क्या वो पर्सन है? ऑब्वियसली वो पर्सन है ही, चाहे वो कोई भी क्राइटेरिया हो, पर्सन तो वो है क्योंकि वो इंडिविजुअल है। क्या अब वो असेसी भी? आंसर इज यस, because now he is liable to pay the tax. So every person who is liable to pay the tax is called as assessee. But हर assessee person होता है, हर person assessee नहीं होता। Hence proved. Hence proved. चेक कर लो। डन बच्चे? अच्छा जी। सो एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। ये बड़ा होके एमसीक्यू बन सकता है, ट्रू फॉल्स बन सकता है। आगे आओ। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स, बाय हुम एनी टैक्स। यहीं पे रुक जाओ। अब आपको कानून के कुछ जबरदस्त किस्से सुनाता हूं, और किस्से ऐसे जिससे आपको समझ में आएगा कि कानून आज ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अलाउ कीजिएगा मेरे को थोड़ी सी नौटंकी करने के लिए, अलाउ कीजिएगा मेरे को थोड़ी सी नौटंकी करने के लिए। तो बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, बात उन दिनों की है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मस्त एक पूरा ऑर्डर बनाया, और ऑर्डर बना करके क्या किया, असेसी को दे दिया। असेसी को कहा हाँ ये लीजिए, चलिए आपको 1 करोड़ रुपए टैक्स पेबल आ रहा है, 5,000 रुपए इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, और बचे हुए 5,000 रुपए कुछ पेनल्टी है। टोटल 1,10,00,000 रुपए आपको पे करने हैं। अब असेसी ने क्या किया, असेसी ने क्या किया, 1 करोड़ पे कर दिए और 10,000 पे ही नहीं किए। 1 करोड़ उसने पे कर दिए, टोटल लायबिलिटी थी 1,10,00,000, उसने 1 करोड़ पे कर दिया और 10,000 पे ही नहीं किए। डिपार्टमेंट क्या नौटंकी है? 1 करोड़ आपने पे कर दिए, बचे हुए 10,000 क्यों नहीं पे किया आपने? क्या तकलीफ है इस महिला को? नो 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 नो, आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट। पहली बात, आप ये बात समझिए, आपने इनकम टैक्स का डेफिनेशन पढ़ा है? मैडम कैसी बातें कर रही है, हम इनकम टैक्स ऑफिसर, आई एम अ टैक्स मैन, मैं टैक्स मैन हूं, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, तो आपको इतना नहीं पता कि लॉ के अंदर में सिर्फ इतना लिखा है, एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स।
तो मैंने टैक्स पे कर दिया, मैं असेसी हूं ना, मैंने टैक्स पे कर दिया, पर मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं दे सकती। लॉ, आपके लॉ ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, प्लीज पहले जाइए, इसे सुधार के आइए एंड देन कम टू मी। ओके, बाय। मैडम एक मिनट, जब आपका टैक्स निकला तो इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी लग के आया ना, तो आपको पूरा 1,10,00,000 रुपए पे करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आर डिफरेंट वर्ड्स। These are different words, these have different treatment. Can't you get that? अब एक ही तो लाइफ है, उसमें भी तुम टैक्स भी डाल दोगे, इंटरेस्ट। तुमने ऐसा लिखना चाहिए था ना, पहले क्लैरिटी देनी चाहिए थी। मैंने घर पे क्या बताऊंगी, अभी मैं नहीं खेल रही। बात समझे? यहां इनकम टैक्स हमको समझ में आया, कई साल लग गए इनकम टैक्स को ये समझने के लिए कि ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्या निकाला मालूम है? एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, बस इतना सम। मैटर जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट के अंदर में हुजूर माय बाप, ये तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की जरूरत है सर। यहां पे ये महिला, ये खूबसूरत महिला कह रही है कि ये सिर्फ टैक्स भरेंगी, इंटरेस्ट और अदर चीजें नहीं भरेंगी। यस माय लॉर्ड, मैं ऐसा कह रही हूं और मैं कहना चाहती हूं, आई स्टैंड ऑन माय वर्ड्स, मैं ऐसा ही कहना चाहती हूं। आप इनसे पूछिए मैंने इनको क्या बोला था लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड हर, सर ये क्या कह रही है महिला, आप बात समझिए। मैंने ये देखिए, ये ऑर्डर देखिए सर, आप इधर ऑर्डर देखो, इधर देखो जज साहब, उधर नहीं देखते, इधर देखते हैं, ठीक है? लड़की दिखी नहीं उधर, इधर देखो। 10,000 रुपए पेनल्टी और इंटरेस्ट के और 1 करोड़ रुपए टैक्स के, टोटल 1,10,00,000 रुपए। लेकिन ये महिला कहती है मैं 1 करोड़ ही दूंगी। ये तो गलत है ना साहब? यस सर, बिकॉज एसएससी की डेफिनेशन ये कहती है एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। आई हैव पेड 1 करोड़। पे किया कि नहीं किया? आपको 1,10,00,000 की लाइबिलिटी थी, आपने 1 करोड़ दिया। आप फालतू की बातें मत कीजिए, मैंने 1 करोड़ दिया, हाँ या ना, हाँ या ना। आप फालतू की बातें मत कीजिए, मैंने 1 करोड़ दिए। हाँ सर, इन्होंने 1 करोड़ तो दे दिए, 10,000 का ही लफड़ा है। पर साहब जब कोई ऑर्डर बनाएगा तब उसमें टैक्स और पेनल्टी सब लिखेगा ना। ये कैसी चुनिंदा बातें कर रही हैं? ऐसे चुनिंदा लोग हमारे पास एक आध ही आते हैं। मैं नहीं दे रही, मुझे खेलना ही नहीं है, मैं नहीं खेल रही। ये ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। जब आपने लॉ क्लियर क्यों नहीं किया? पहले लॉ क्लियर करवाते फिर आते। आप बताइए महिला सही थी या नहीं? और कोर्ट ने किसके पक्ष में डिसीजन दिया होगा? सर आप कुछ और बोलने वाले थे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला था। सभी बच्चों को बोल दूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड, नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। ठीक है, मैं अच्छा भला हूं, प्लीज मुझे बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। सर एक्टिंग के लिए अलग चैनल खोल दो। अबे तुम धंधे पे ध्यान दो, पहले इधर आओ, धंधे पे ध्यान दो। चलो जल्दी से बताओ किसके पक्ष में डिसीजन दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने? जाहिर सी पक्ष है महिला, जाहिर सी बात है महिला के पक्ष में डिसीजन दिया होगा। और हुआ भी यही, डिपार्टमेंट हारा था। और बेटा अभी से याद रख लेना, जब जब डिपार्टमेंट हारा है तब तब आया अमेंडमेंट। तब इन लोगों को समझ में आया कि लॉ को अमेंड करने की जरूरत है, तो अमेंड करके लिखा और एनी अदर सम ऑफ मनी पेएबल अंडर दिस एक्ट। अब इसका मतलब समझा ये लाइन क्यों ऐड हुई है? जाएंगे तो बेटा डिटेल में जाएंगे। कानून सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अब समझा ये वर्ड क्यों ऐड किया गया? एनी अदर सम पेएबल अंडर द एक्ट। इसीलिए मैंने देखो यहां पे ला करके आपको रोक दिया और अब यहां पे लिखिए एंड एनी अदर सम पेएबल अंडर द एक्ट। देखो लॉ जो है ना, दैट इज एक्ट। ये ऐसे ही नहीं बना कि किसी का मूड हो गया इसलिए बना दिया। इसके पीछे कई सारे केस स्टडीज है, कई सारे इश्यूज थे। इन इश्यूज को हटा करके रिफाइन किया गया, तब जाके ये आया। तो आज
आपको क्या फाइन भी पे करना पड़ेगा? यस। पेनल्टी भी देनी पड़ेगी? यस। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? यस। एनी अदर सम बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अब उनने नाम ही हटा दिया, उनने बोला एनी अदर सम, टैक्स के अलावा कुछ और सम भी पे करने के लिए लायबल है, तो आप असेसी है, तो आप असेसी है। यस। चलिए फर्दर, every person in respect of whom any proceeding has been taken up for assessment of his income or assessment of fringe benefit or income of any other person in respect of which he is assessable, or the loss sustained by him or by such other person, or refund due to him or such other person, and includes every person in respect of his income or loss is assessable to such person. ब्रैकेट में लिखिए क्लबिंग, क्लबिंग, ब्रैकेट में लिखिए क्लबिंग। If it is done, अब ये क्लबिंग मतलब क्या होता है? वैसे तो आगे एक पूरा चैप्टर है और मैं आपको अभी सिर्फ इसका एक ग्लिम्स बताने वाला हूं। क्या आपको तो पता है ये एक हैंडसम बॉय विजय और उसकी बेहद खूबसूरत पत्नी पल्लवी, ठीक है। विजय ने अपना घर रेंट पे दिया, रेंट कलेक्ट किया विजय ने कैश में, रेंट कलेक्ट किया विजय ने कैश में, और ये रेंट डिपॉजिट कर दिया, ये रेंट डिपॉजिट कर दिया इन पल्लवीज अकाउंट। मतलब प्रॉपर्टी थी विजय के नाम पे, रेंट आया, रेंट डिपॉजिट कर दिया पल्लवी के अकाउंट में। अब प्राइमा फेसी जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या ना कर ले, असेसमेंट मतलब खोजबीन ना कर ले कि ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है, तब तक के क्या दिखेगा, ये किसकी इनकम दिखेगी? विजय की इनकम दिखेगी या पल्लवी की इनकम दिखेगी? आप सोच के बताइए। ये विजय की इनकम दिखेगी या पल्लवी की इनकम दिखेगी? आप सोच के बताइए। विजय ने क्या किया, रेंट लिया कैश के अंदर में और पल्लवी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब ये इनकम दिखेगी किसकी? जब तक असेसमेंट नहीं हुआ ये इनकम दिखेगी किसकी? ऑब्वियस ही बात है, ये इनकम पल्लवी की दिखेगी, जबकि एक्चुअली ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए थी? जबकि ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए थी? ये विजय के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए था, ये विजय के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए था। अगर डिपार्टमेंट छानबीन ना करे, अगर डिपार्टमेंट छानबीन ना करे तो विजय ने अपना गेम खेल लिया। विजय ने क्या किया? विजय ने टैक्स अवॉइड कर दिया, विजय ने टैक्स अवॉइड कर दिया। अगर ये चांस की बात है, देखो विजय सोचेगा साला 130 करोड़ की जनता है, देख विजय क्या सोचेगा, 130 करोड़ की जनता है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक का वैसे भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है पल्लवी का, मैं आ रहा हूं 30% में, तो मैं क्यों ना पल्लवी का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यूज कर लूं। बहुत जबरदस्त आइडिया आया है मेरे पास, 25 दिन में टैक्स बिल्कुल जीरो करने का। रेंट लेता हूं, पल्लवी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता हूं, रेंट लेके पल्लवी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता हूं। रिस्क तो है,
पर वो हर्षद भाई कह के गए ना, रिस्क है तो इश्क है, इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे अकाउंट चेक नहीं किए तो ये इनकम पल्लवी की हो गई, विजय का 30% का टैक्स बच गया। इस पे इनकम भले ही पल्लवी की दिख रही है, पर यहां पे टैक्सेबल विजय के हाथ में होना था। दो बातें होंगी, या तो डिपार्टमेंट ने चेकिंग करी, डिपार्टमेंट ने चेकिंग करी तो क्या होगा, डिपार्टमेंट ने चेकिंग करी तो यहां पे क्लबिंग अट्रैक्ट करवा देंगे वो लोग। एओ, एओ क्या करेगी, एओ क्लबिंग अट्रैक्ट करवा देगी। सर क्लबिंग मतलब क्या होता है, इनकम किसी और की है लेकिन उसको टैक्स कहीं और होना चाहिए, तो जहां वो सही पर्सन के हाथ में टैक्स होना चाहिए, क्लबिंग प्रोविजन उसको वहां टैक्स कर देता है। तो किसी और का है फिलहाल, मैं तेरा हो जाऊं वाला प्रोविजन है कि भैया दिख किसी और का रहा है, ए मेरे भाई इधर सुन, दिख किसी और का रहा है पर एक्चुअली किसी और के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। तो ये वो आएगा पल्लवी को बोलेगा, पल्लवी बेटा तुमने इनकम कमाई है, पल्लवी अपनी सीधी साधी बोलेगी नहीं, तो बोलेगा ठीक है बेटा विजय के हाथ में टैक्स कर दो। इसे हम कहते हैं क्लबिंग प्रोविजन, कि इनकम किसी और की, एक्चुअल ओनर के हाथ में टैक्स होना, ये ढूंढ के निकाला जाने वाला सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ही नहीं खोला, और जब हमारे राज ही नहीं खुले तब तो 7 खून माफ है, आपको भी पता है। अगर हमारे राज खुले ही नहीं तो वो ईयर खत्म, हम अपने गेम में सक्सेसफुल हो गए। सो क्लबिंग, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, पर्सन वो तो होता ही है जिसको टैक्स पे करना है, इनफैक्ट वो भी पर्सन होता है जिसमें किसी और की इनकम या लॉस इंक्लूड होती है, दैट इज क्लबिंग प्रोविजन इंक्लूड होता है। अब वापस से पढ़िए, अब इसे वापस से पढ़िए, डन है बच्चे। सो एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और एनी अदर्स इनकम विच इज क्लब टू हिम। दूसरा, डीम्ड टू बी एन असेसी, इधर आइए, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब डीम्ड असेसी का मतलब क्या होता है, सोचिए कंपनी है, बराबर है, कंपनी के असेसमेंट, असेसमेंट करना मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चेकिंग करना। क्या बोला बेटा, वापस बोलो, असेसमेंट करना मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चेकिंग करना, राइट। अच्छा जी, इधर सुनिए, डीम टू बी असेसी, सपोज कंपनी का असेसमेंट ओपन कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, बराबर, कंपनी को नोटिस भेजा, कंपनी को बोला आओ आके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिलो। आप सोचिए कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्या कंपनी आ सकती है, नहीं, तो फिर डीम्ड असेसी कौन हुआ, फिर किसको नोटिस दिया जाए और कंपनी के बिहाफ पे किसको बुलाया जाए, ट्रस्ट में किसको बुलाया जाए, फर्म में किसको बुलाया जाए, सोच के बताइए। क्योंकि कंपनी, फर्म, एओपीबीवाई ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, कैसे ट्रांजैक्शन किए गए थे, ये पैसा कहां से आया है, कहां को गया है, खर्चा सही है कि नहीं है, बिल सही है कि नहीं है। तो आप बताइए कि कंपनी तो आ नहीं सकती, तो डीम्ड असेसी कौन हुआ, खुद जवाब देते जाओ, जवाब आते जाएंगे। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस किसको इशू करेगा, जाहिर सी बात है डीम्ड असेसी को। तो आपके जवाब यहां पे बिल्कुल सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज डायरेक्टर। तो कंपनी के केस में डायरेक्टर, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी, फर्म के केस में वर्किंग पार्टनर्स, एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये वो लोग होंगे जो डीम्ड असेसी माने जाएंगे। वो असेसी नहीं, डीम्ड असेसी हुए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, डीम्ड असेसी। नोटिस इज इशूड
to deemed assessee in case of company, board of directors, managing directors, in case of firm, partner, in case of LLP, designated partner, in case of ट्रस्ट, ट्रस्टी, ये सब डीम्ड एसएससी बन गए। ये सब कौन बन गए? डीम्ड एसएससी। डन। तीसरा, असेसी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति जिसने कुछ गड़बड़ करी है। अब क्या गड़बड़ करी है? देखिए, देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के। सर क्या? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरी बात सुनिए। देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के। सिंस आप लोग नए हैं, कभी टीडीएस का नाम सुना है? टीडीएस क्या होता है ये सुना है? क्या सुना है? टीडीएस क्या होता है? टीडीएस कभी सुना है? कैसे वर्क करता है टीडीएस? तो टीडीएस वर्क कैसे करता है? टीडीएस वर्क कैसे करता है? इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है, आपको चैप्टर है पूरा का पूरा, कि जब आप कोई पेमेंट करते हैं, इस पेमेंट में से एक सर्टेन परसेंटेज एज इनकम टैक्स डिडक्ट कर देना पड़ता है। आप अपने घर पे देखिएगा, अगर आपके पापा जॉब पे होंगे तो उनके सैलरी से डेफिनेटली टीडीएस डिडक्ट होता होगा। आपके घर वाले अगर बिजनेस में होंगे तो डेफिनेटली वो टीडीएस काटते भी होंगे, एज वेल एज उनका टीडीएस कटता भी होगा। यस, सो टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सपोज मैंने किसी को पेमेंट किया, ये पेमेंट पे मुझे टीडीएस काटना चाहिए था, मैंने काटा नहीं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस डिडक्ट न करने के लिए मुझ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाना चाहेंगे। कैसे लगाएंगे? आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स, आई एम नॉट डीम्ड टू बी असेसी, बट आई एम असेसी इन डिफॉल्ट। तो मेरे ऊपर असेसी इन डिफॉल्ट बोल करके क्या किया जाएगा? इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगाए जाएंगे। मान लीजिए मुझे रिटर्न भरना था, मुझे रिटर्न भरना था 139(1) की टाइम लिमिट के अंदर में, मैंने रिटर्न नहीं भरा, मैंने रिटर्न नहीं भरा। अब मेरे को डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। नाउ सपोज मेरी इनकम 2 लाख है, आई एम नॉट लायबल टू पे द टैक्स, क्लबिंग प्रोविजन कहीं नहीं आती, मैं डीम्ड असेसी भी नहीं हूं, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पे कार्रवाई नहीं कर सकता? कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड वर्ड असेसी इन डिफॉल्ट। बिकॉज ऑफ दिस थर्ड वर्ड असेसी इन डिफॉल्ट। मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लव लेटर आया, डियर विजय, प्लीज सबमिट योर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय डिसंबर। जैसे ये लेटर आया, मैंने लेटर के बोला चल, मैं लव लेटर ना पढ़ूं, मैं तेरे लेटर पढ़ूंगा, चल। अरे जा बे, मेरे को नहीं देना। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगाई, लेकिन मैंने वो उस इंफॉर्मेशन का कंप्लायंस नहीं किया। अब इंफॉर्मेशन का कंप्लायंस न करने पे वो मेरे पे पेनल्टी और फाइन लगाना चाहेंगे। सपोज मेरी इनकम ही 2 लाख रुपए है। नाउ आई एम नॉट अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, नॉर आई एम डीम्ड टू बी असेसी। अब मेरे पे डिपार्टमेंट कार्रवाई करे तो करे कैसे? असेसी इन डिफॉल्ट ला दिया गया। क्या ला दिया गया? बोलो जल्दी से। असेसी इन डिफॉल्ट ला दिया गया। सो असेसी इन डिफॉल्ट, if assessee fail to comply with law, example TDS, example TDS,
डन मालिक, पूरा कंसेप्ट समझ में आया? तो सिर्फ पर्सन होने से काम नहीं चलता, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए, इसे असेसी बनाए, क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी कार्रवाई करनी है तो आपका असेसी होना जरूरी है। इधर यू शुड बी लायबल टू पे द टैक्स, और यू शुड बी डीम्ड टू बी असेसी, और यू आर इन डिफॉल्ट। इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन रहेगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे कार्रवाई करना चाहेगा। सो इनकम टैक्स के कई जगह पे पर्सन वर्ड यूज किया गया है, कई जगह पे असेसी वर्ड यूज किया गया है, हमें अकॉर्डिंगली देखना होगा। असेसी की डेफिनेशन काम की है, याद रखना होगा। सो अब तक हमने कई डेफिनेशन पढ़ी, पर पर्सन की डेफिनेशन और असेसी की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में काम की डेफिनेशन है, इसको याद रखना होगा। डन। सर कहां थे हम थे बेटा सेक्शन नंबर 4 पे, इधर आओ। हम कहां थे? हम थे बेटा सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 पे हमें कहा था पर्सन, हम पर्सन ढूंढने के लिए निकले, हम पर्सन ढूंढने के लिए निकले। जब पर्सन ढूंढने के लिए निकले तो किसी ने समझाया कि भैया पर्सन ही नहीं, असेसी वर्ड भी पढ़ के जाओ, क्योंकि इनकम टैक्स में हर जगह पर्सन नहीं, कई जगह पे असेसी वर्ड लिखा है, तो हम असेसी को भी समझ में आ गए। लिंकिंग समझ रहे हो बेटा? चैप्टर का लिंकिंग समझ रहे हो? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ओके, वापस आते हैं सेक्शन 4 पे। एवरीबॉडी कम ऑन, एवरीबॉडी सेक्शन 4 पे वापस आओ। जी साहब, इनकम टैक्सेस पेएबल, बोलो क्या? इनकम टैक्सेस पेएबल एट द रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। तो टोटल इनकम भी क्लियर हो गया भाई साहब, एनी पर्सन भी क्लियर हो गया, इनकम टैक्स भी हो गया। कुछ अलग वर्ड हमारी जिंदगी में और बचे हुए हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। क्यों ना ये भी कंप्लीट कर दें, क्यों ना ये भी कंप्लीट कर दें? आओ, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। PYAY, ये शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं। डन, आ जाओ। अब तक के जितने दिन तुमने इस धरती पे बिताए, तुमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा कैलेंडर ईयर, बराबर? कैलेंडर ईयर कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर। लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर नहीं होता, इसीलिए इनकम टैक्स ने इसे अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर काम करता है जब हम अकाउंटिंग काम करते हैं। तो इंडिया ने शुरुआत से ही क्या अडॉप्ट किया हुआ है? फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट किया हुआ है, इसीलिए कैलेंडर ईयर को कभी यूज ही नहीं किया जाता। तो पूरे इनकम टैक्स में आप कभी कैलेंडर ईयर वर्ड को पढ़ोगे ही नहीं। अब आते दूसरे, फाइनेंशियल ईयर, a period of 12 months starting from 1st April to 31st March. A period of 12 months starting from 1st April to 31st March.
डन, आ जाओ। अब पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर को भी इनकम टैक्स में यूज नहीं किया। आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, सर क्यों यूज नहीं किया, हमने क्यों ये दो नए वर्ड लेके आए जीवन में, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर? उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, 12 मंथ्स। देखिए ये अकाउंट्स में अच्छा लगता है कि बिजनेस चालू हुआ 1 अप्रैल को, बिजनेस खत्म हो गया 31 मार्च को, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हर बिजनेस 1 अप्रैल को चालू होकर 31 मार्च को खत्म नहीं होता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर अकाउंट्स हमें यही बताता है बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। नहीं, यहां पे रियल लाइफ की अगर हम बात करी जाए, रियल लाइफ की बात करी जाए तो लोग एकदम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि सिचुएशन वन 5 तारीख का मुहूर्त है, अब बिजनेस 5 तारीख को चालू हो रहा। यहां फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में कंपलसरी 12 मंथ्स लिखा था। कई लोग बोलते थे मैं मेरे बर्थडे के दिन चालू करूंगा, मेरा बर्थडे आता अगस्त में, अब बिजनेस चालू हो रहा अगस्त में, तो यहां पे तो 12 मंथ्स के डेफिनेशन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी फाइनेंशियल ईयर पे। यस, तो बिजनेस कभी भी चालू हो सकता है। अब आप फाइनेंशियल ईयर वर्ड लिख देते तो इनकम टैक्स में पूरे 12 महीने का क्राइटेरिया लेना पड़ता, जबकि ये जरूरी नहीं है। बिजनेस 1 महीने का भी हो सकता है और उसके अंदर में भी प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। मान लो किसी ने 1 मार्च को बिजनेस चालू किया, 31 मार्च तक के अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, वो उसके ऊपर टैक्स भर सकता है। अब ये 12 मंथ्स का क्राइटेरिया फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए इनकम टैक्स ने अपना एक नया वर्ड निकाला। इस नए वर्ड को कहा गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर एवरी ईयर प्रीसीडिंग द assessment year it is the year in which income is earned. It is the year in which income is earned. अब क्या कह रहे हैं बाबू मोशाय, देखिएगा प्रीवियस ईयर, क्या प्रीवियस ईयर डिफाइंड है? यस सर, प्रीवियस ईयर डिफाइंड है। ऊपर चलिए, सेक्शन नंबर 3, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, इट इज द सेम एज फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर का पीरियड हम वही लेते हैं जो फाइनेंशियल ईयर का होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। हालांकि यहां पे 12 मंथ्स का क्राइटेरिया नहीं है। दिस यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर हैज टू बी फॉलोड फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, आपका जो प्रीवियस ईयर रहेगा ये यूनिफॉर्म रहेगा। आपका जो प्रीवियस ईयर रहेगा ये कैसा रहेगा बेटा? यूनिफॉर्म रहेगा। डन। सो प्रीवियस ईयर, सेक्शन नंबर 3, प्रीवियस ईयर इन एवरी ईयर प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। अच्छा, तो असेसमेंट ईयर क्या है? A period of 12 months starting from 1 April every year. हर साल 1 अप्रैल से जो चालू होता है वो होता है असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर के पहले वाले साल को, प्रीसीडिंग पहले वाले साल को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1 अप्रैल 2021 टू 31/3/2022 अगर ये असेसमेंट ईयर हुआ तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हुआ? आप इसे शॉर्टकट में 21-22 भी लिख सकते हैं। इसे शॉर्टकट में ऐसा लिखा जाता है 21-22। जब आप शॉर्टकट में 21-22 लिखते हैं तो एग्जामिनर भी यही डेट समझेगा, 1/4/2021 से 31/3/2022। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब,
2021 आपका प्रीवियस ईयर हो गया। अब ध्यान से सुनना, 2021 में आपने जितनी इनकम कमाई इसका टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करोगे। यहां जितनी इनकम कमाई इसका टैक्स इस ईयर में पे करोगे। बात समझ आई? एक और सवाल। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं समझा, नहीं नहीं आपको समझा, मुझे नहीं समझा। अगर मेरा प्रीवियस ईयर 21-22 है तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? बोलो, बिल्कुल सही जवाब। असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23। आप जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चा है जो मई 22 या नवंबर 22, जून 22 या दिसंबर 22 दे रहा है, आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये रहने वाला है। दिमाग में रट लेना, 50,000 बार रिपीट कर लेना। आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर होगा 21-22, असेसमेंट ईयर होगा 22-23, और आपको जो फाइनेंस एक्ट लगेगा वो लगेगा 2021 का। याद है ना? क्योंकि 2021 का जो फाइनेंस एक्ट है वो असेसमेंट ईयर 22-23 में लागू होगा। Everybody done? सभी लोग, कुछ क्लिक हुआ क्या मालिक? कुछ क्लिक हुआ क्या कि फाइनेंस एक्ट 21 आने वाले असेसमेंट ईयर, पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने जितना इनकम कमाया असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स भरना है। तो टैक्स कब के लिए आपको दिमाग लगाना है? जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है तब के लिए आपको दिमाग लगाना है। यस तो क्या मैं एक लाइन लिखूं और दिल तक पहुंच जाए? तो भाई फुल रिस्पेक्ट। जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर is taxable in assessment year. Everybody, income of previous year is taxable in assessment year. ये बात दिल तक पहुंचे तो जरा समझाना। दिस इज द मैजिक ऑफ लिंकिंग मेरे भाई। बेटा बात समझा? बात समझ में आई? सो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की जितनी इनकम होगी उसको हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे। सो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इसीलिए यहां लिखा था इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, और यहां लिखेंगे इट इज द ईयर इन विच टैक्स इज पेड। और यही रीजन था कि हम लोगों ने कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर नहीं लिया, क्योंकि कैलेंडर ईयर तो हमने कभी नहीं उठाया, फाइनेंशियल ईयर हमने उठाया, लेकिन 12 मंथ का रिस्ट्रिक्शन था। हमें आजादी चाहिए थी, हमें आजादी चाहिए थी। हमने एक नया वर्ड लेकर के आ गए, प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर वर्ड को ही हटा दिया, प्रीवियस ईयर लेकर के आ गए। अब बताइए मुझे,
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 6/6/2021, what is previous year, what is assessment year? What is previous year, what is assessment year? Everyone. तो बच्चों के जवाब आते हुए यहां पे फटाफट जवाब दो। प्रीवियस ईयर में 21-22 डाल दूं और असेसमेंट ईयर 22-23 डाल दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? कोई बुरा तो नहीं मानेगा एवरीबॉडी? बट प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होगा? क्या ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा या ये 6 जून से चालू होगा? लिखने को हम यही लिखेंगे, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, लेकिन इसका काउंटिंग कहां से होगा? 1 अप्रैल से काउंट होगा या फिर 6 जून से काउंट होगा? बिल्कुल सही जवाब, ये काउंट होगा 6 जून 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के। काउंट जहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ वहीं से होगा। लिखते वक्त हम यही लिखेंगे प्रीवियस ईयर 21-22। बात समझ में आ रही है मालिक? सो इन केस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, in case of starting of business, previous year starts from the day of commencement of business. जिस दिन से बिजनेस चालू किया उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर काउंट होगा। डन है भाई साहब? बात सबके समझ में आ गई? एक सवाल है मेरे मन में जो आपके मन में भी होना ही चाहिए। सपोज बिजनेस स्टार्टेड ऑन 31/3/2022, व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? कई नालायकों के मन में यह सवाल होगा, ईमानदारी से बताना यह सवाल था या नहीं था? ईमानदारी से बताना यह सवाल था या नहीं था तुम्हारे मन में? सो बिजनेस चालू किया 31/3/2022, पहले ही दिन का सेल आया 60 लाख रुपए, 60 लाख। अब बताओ प्रीवियस ईयर क्या और असेसमेंट ईयर क्या? हाँ, कई लोगों के मन में सवाल था। मैंने क्या कहा? चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। तो ये हमेशा होगा बेटा, एंड तक के बस तुम पेशेंस बनाए रखो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तेरा भाई देगा। यहां दर्शन कह रहे हैं, प्रथम कह रहे हैं, चेतन कह रहे हैं, पूर्वा कह रही है सर प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। तो सारे बच्चों ने रट लगा दिए कि सर 21-22 ही प्रीवियस ईयर रहेगा। एंड द आंसर इज क्या लगता है? सही जवाब दिए हो?
चलो यहां तक के मदद कर दी तुम्हारी। एंड द आंसर इज, अरे यार क्यों तड़ पा रहे हो यार सर, ये तो गलत है ना सर। एंड द आंसर इज, इसको पता है क्या बोलते हैं? एनेक्सिटी बोलते हैं, एनेक्सिटी। कैसा कैसा टैक्स में इंटरेस्ट आ गया। ओ सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट। ओ क्या बेटा जल्दी से पढ़ना है। ओ रिजल्ट की कैसी एनेक्सिटी होती है बताओ सर, यार मस्ती मत करो, बाप रे। सर हार्ट अटैक आ जाएगा सर। अरे मेरे भाई बात सुन, देख मैं तेरे को कानून बताता हूं। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। चल रिवीजन करते हैं। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्स इज पेड। सर ये सब हमको समझ में आ गया है, इसका जवाब बताओ। अरे बता रहा हूं मेरे भाई, बता रहा हूं, तू सुन तो सही। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ तो जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन से प्रीवियस काउंट ईयर होगा। सर ना हमको समझ में आ गया, तकिया फेंक के मारेंगे, बता रहे हैं घर में बैठे हैं, तकिया फेंक के मारेंगे। जल्दी बताओ जवाब। एंड द आंसर इज, यार इतने जल्दी तुमको आंसर बता देंगे यार। अच्छा मैं क्या बोलता हूं, मैं कल बताता हूं आंसर। कल बताया आंसर। कल बताते हैं ना हम लोग, कल मिलेंगे, मस्त फ्रेश मूड से मिलेंगे, कल बताऊंगा आपको आंसर। एंड द आंसर इज, चलो अब मैं लिखने जा रहा हूं, मेरे को कोई रोकेगा नहीं, पहले बता रहा हूं, ठीक है। एंड द आंसर इज, ये ठीक है। चलो एंड द आंसर इज दिस ओनली। तो क्या सीखा इससे हमने? प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हो सकता है। क्या सीखा इससे हमने? प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हो सकता है। आया ध्यान में कि दुकान में? मजा आया बेटा? तो कई लोगों के मन के जो सवाल थे वो खत्म हो गए। एक दिन का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। यही रिस्ट्रिक्शन था जो हमने फाइनेंशियल ईयर वर्ड को अडॉप्ट नहीं किया। सिर्फ यही एक रिस्ट्रिक्शन था, इसीलिए हमने फाइनल फाइनेंशियल ईयर वर्ड को अडॉप्ट नहीं किया। इज दिस डन? बहुत मजा आया। दैट्स इट। मिलूंगा आपसे ब्रेक के बाद। अब आपके सवालों की बारी। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क। अगर पल्लवी मैम की इनकम विजय के साथ क्लब कर दी तो पल्लवी टैक्स भरेगी क्या? नहीं, विजय भरेगा ना, पल्लवी क्यों भरेगी फिर? चलिए और सवाल पूछिए। सर आपकी क्लासेस कहाँ होती है? बेटा मेरी क्लासेस पुणे में होती है। गिफ्ट कौन से रिसीट्स में आता है? रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस।
महाराष्ट्र बेटा। सर ये टैटू कब लगवाया, बहुत ही तगड़ा है। इस टैटू का भी मीनिंग आपको बताऊंगा। इट्स अ मीनिंगफुल टैटू, ऐसा ही नहीं है रिस्ट बैंड नहीं है ये सादा, इट्स अ मीनिंगफुल टैटू, आगे बताऊंगा कभी। सर जिनकी इनकम 2.5 लाख के नीचे है क्या उनको भी रिटर्न भरना होता है? आंसर इज यस, उनको भी रिटर्न भरना हो सकता है। बहुत सारे क्राइटेरिया है, सेक्शन 139(1) पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। डन, चलिए जी। सब्जेक्ट रिलेटेड अगर कोई डाउट नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और उसका भी पूरा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, मिलता हूं ब्रेक के बाद।